परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है, पर कुछ जड़ें इतनी गहरी होती हैं कि उन्हें हिलाना तूफान के बस में भी नहीं होता। द डिबेट यानी विचार विमर्श में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात कर रहे हैं जो मध्य पूर्व की स्थिरता और शक्ति संतुलन के लिए बेहद अहम है। लेबनान में हिजबुल्लाह के संभावित निरस्त्रीकरण का सवाल और इसका ईरान के रीजनल प्रभाव, खासकर उसके तथाकथित प्रतिरोध के अक्ष या एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस पर क्या असर पड़ेगा। अक्टूबर 2023 के हमलों के बाद इस क्षेत्र में जो आप जानते हैं भू राजनीतिक उथल-पुथल हुई है, उसने इस मुद्दे को और भी ज्यादा प्रासंगिक बना दिया है। जी हाँ, और हमारी ये चर्चा ORF यानी ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में प्रकाशित एक हालिया विश्लेषण पर आधारित है। ये विषय न केवल अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के छात्रों और विशेषज्ञों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि UPSC जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए भी पश्चिम एशिया की जटिलताओं को समझने के लिहाज से मैं समझता हूँ बेहद उपयोगी साबित हो सकता है। यहाँ प्रतिरोध का अक्ष से हमारा मतलब है ईरान और उसके सहयोगी राज्यों और गैर सरकारी समूहों का वो नेटवर्क जिसका घोषित उद्देश्य क्षेत्र में अमेरिकी और इजरायली प्रभाव का मुकाबला करना है। बिल्कुल। तो आज का हमारा केंद्रीय सवाल यही है, क्या हिजबुल्लाह को निरस्त्र करने की जो कोशिशें दिख रही हैं या जिसकी बात हो रही है, वे ईरान के क्षेत्रीय प्रभुत्व की इस अहम कड़ी को निर्णायक रूप से तोड़ देंगी, या फिर ईरान इन चुनौतियों के बावजूद अपना असर बनाए रखने में कामयाब रहेगा? देखिए, मेरा पक्ष ये है कि हालिया घटनाक्रम, बढ़ता हुआ अंतर्राष्ट्रीय दबाव और हिजबुल्लाह को जो नुकसान हुआ है, वो मिलकर एक ऐसी स्थिति बना रहे हैं जहां ईरान का प्रभाव कमजोर पड़ सकता है। और मैं इसके विपरीत तर्क दूंगा। मेरा मानना है कि हिजबुल्लाह की अपनी गहरी जड़ें हैं, उसकी सैन्य क्षमताएं हैं और ईरान के साथ उसके जो अटूट संस्थागत और रणनीतिक रिश्ते हैं, वो इस निरस्तीकरण की राह में इतने बड़े रोड़े हैं कि ईरान, मुझे लगता है, प्रभावी रूप से अपना दबदबा बनाए रखने के तरीके ढूंढ लेगा, भले ही उसे कुछ समायोजन क्यों ना करने पड़े। चलिए, तो मैं अपनी बात पहले रखती हूँ। देखिए, अक्टूबर 2023 के हमलों के बाद इजराइल की प्रतिक्रिया ने वाकई जमीनी हकीकत बदल दी है। उसने न केवल गाजा में कार्रवाई की, बल्कि लेबनान में हिजबुल्लाह को भी गंभीर निशाना बनाया, जिसे वो अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है। महीनों तक चले सैन्य टकराव, जिसमें हिजबुल्लाह के लंबे समय से नेता रहे हसन नसरल्लाह की मौत भी शामिल है, उसके बाद भी भले ही नवंबर 2024 में एक युद्ध विराम हुआ, लेकिन उससे पहले इजराइल दक्षिण लेबनान में एक महत्वपूर्ण बफर जोन स्थापित कर चुका था। ये वही इलाका है जो पारंपरिक रूप से हिजबुल्लाह का गढ़ रहा है और जहां से इजराइल पर रॉकेट दागे जाते थे। तो ये एक बड़ी सामरिक उपलब्धि है इजराइल के लिए। इजरायली कार्रवाई की गंभीरता से इनकार नहीं किया जा सकता, बिल्कुल। लेकिन क्या ये तस्वीर का केवल एक पहलू नहीं है? मतलब, क्या सिर्फ इसी से सब तय हो जाएगा? नहीं, मैं उसी पर आ रही हूँ। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण शायद ये है कि लेबनान में अब एक नई सरकार है, जिसका नेतृत्व पूर्व सेना प्रमुख जोसेफ आउन कर रहे हैं, और इस सरकार ने अगस्त में एक अमेरिकी समर्थित योजना को मंजूरी दी है। ये योजना हिजबुल्लाह के निरस्त्रीकरण की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है, और इसे इजराइल के साथ स्थायी युद्ध विराम की शर्त के तौर पर भी देखा जा रहा है। हाँ, बदले में इजराइल ने लेबनान से अपनी सेना हटाने का वादा किया है, लेकिन प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि ये वापसी साल के अंत तक हिजबुल्लाह के निरस्त्रीकरण पर निर्भर करेगी। आप समझ रही हैं, ये एक अभूतपूर्व किस्म का दबाव है। साथ ही नसरुल्लाह जैसे करिश्माई नेता की जगह नईम कासिम का आना, जिन्हें उतना प्रभावशाली नहीं माना जाता, वो भी समूह के लिए एक झटका है। सीरिया के रास्ते हथियारों और पैसों की सप्लाई लाइन भी बाधित हुई है, और ये ना भूलें, अमेरिका और सऊदी अरब जैसे बाहरी खिलाड़ी इस मौके को ईरान के प्रभाव को कम करने के एक सुनहरे अवसर के तौर पर देख रहे हैं। जैसा कि सऊदी मीडिया की लगातार आलोचना से जाहिर भी होता है, फ्रांस और अमेरिका लेबनानी सेना को मजबूत करने में मदद कर रहे हैं ताकि हिजबुल्लाह के हटने से कोई सुरक्षा शून्य न पैदा हो। तो ये सारे कारक मिलकर एक ऐसी स्थिति बना रहे हैं जहां हिजबुल्लाह का कमज़ोर होना और नतीजतन ईरान के प्रतिरोध के अक्ष का एक पाया ढीला पड़ना, मुझे लगता है एक वास्तविक संभावना नजर आती है।
आपने कई जरूरी बातें कहीं, खासकर बाहरी दबाव और बदली हुई परिस्थितियों के बारे में। मैं इससे इनकार नहीं कर रहा, लेकिन मैं इसे अंदरूनी ताकत और रणनीतिक जरूरत के नजरिए से देखता हूं। देखिए, पहली बात, नेतृत्व परिवर्तन के बावजूद हाँ, नसरल्ला का जाना एक बड़ी क्षति है, मैं मानता हूं, पर नईम कासिम दशकों से उनके साथ थे। हिजबुल्लाह के अपने मुख्य संरक्षक यानी ईरान के साथ संस्थागत संबंध बहुत गहरे और मजबूत बने हुए हैं। इसका सबसे ताज़ा सबूत ईरान के नए सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी का लेबनान दौरा है। और ये दौरा कब हुआ? ठीक तब जब लेबनानी कैबिनेट ने निरस्त्रीकरण योजना को मंजूरी दी थी। लारिजानी, जिन्हें ईरान का नया सुरक्षा जार कहा जा रहा है, वो साफ तौर पर मारे गए कुद्स फोर्स प्रमुख कासिम सुलेमानी की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। याद दिला दूं, सुलेमानी ही तेहरान की क्षेत्रीय प्रॉक्सी नीतियों के मुख्य वास्तुकार थे और कुद्स फोर्स ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स की बाहरी ऑपरेशन शाखा है। तो लारिजानी का ये दौरा ईरान की अटूट प्रतिबद्धता का एक खुला संकेत है। लेकिन क्या केवल प्रतिबद्धता जताना काफी है, खासकर जब जमीनी हालात बदल रहे हों और जैसा कहा जाता है ईरान खुद भी कई चुनौतियों से जूझ रहा हो? देखिए, प्रतिबद्धता के साथ साथ हमें हिजबुल्लाह की अपनी क्षमता और ईरान के लिए उसकी जरूरत को भी देखना होगा। 1980 के दशक से ही हिजबुल्लाह ईरान के लिए एक बेहद अहम रणनीतिक संपत्ति रहा है। ये सिर्फ लेबनान में शिया हितों का प्रतिनिधि नहीं, बल्कि इजरायल के खिलाफ एक महत्वपूर्ण निवारक शक्ति भी है, एक डिटेरेंट फोर्स। और ये समूह कोई बाहरी ताकत नहीं है, ये लेबनान की राजनीति में बहुत गहराई तक समाया हुआ है। 1992 से ये एक राजनीतिक दल है, संसद में इसकी अच्छी खासी मौजूदगी है और सरकार बनाने या गिराने में इसकी भूमिका रहती है। अपने शिया समर्थक आधार के प्रति इसकी जवाबदेही इसे राजनीतिक वैधता भी देती है। अब निरस्त्रीकरण की बात करें तो ये कहने में जितना आसान लगता है, करने में उतना ही पेचीदा है, बहुत जटिल है। हिजबुल्लाह के पास से छोटे हथियार नहीं है, उनके पास लंबी दूरी की मिसाइलें हैं, 400 किलोमीटर से ज्यादा मारक क्षमता वाली, और ड्रोन्स हैं जिनकी रेंज लगभग 2000 किलोमीटर तक बताई जाती है। यानी इजरायल का बड़ा हिस्सा उसकी जद में है। और इससे भी ज्यादा अहम बात, उनके लड़ाकों के पास इन हथियारों को खुद बनाने की विशेषज्ञता है, भले ही तकनीक पुरानी हो। यही क्षमता उन्होंने यमन में हुथियों को दी, जिसने एक साधारण से मिलिशिया को ऐसी ताकत बना दी जो लाल सागर में अंतर्राष्ट्रीय जहाज़ों को निशाना बना सकती है। तो कासिम सुलेमानी का प्रॉक्सी सेनाओं वाला मॉडल उनकी मौत के बाद भी कारगर है। ईरान के लिए हिजबुल्लाह इतना ज़रूरी है कि तेहरान उसे बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। लेबनान की खराब आर्थिक हालत और बाहरी दबाव अपनी जगह हैं, लेकिन हिजबुल्लाह को पूरी तरह खत्म करना मुझे लगता है लगभग नामुमकिन ही है। इसलिए मेरा मानना है कि ये निरस्त्रीकरण योजना अव्यावहारिक है और ईरान का प्रभाव बना रहेगा। आपने हिजबुल्लाह की अंतर्निहित ताकत और ईरान के अटूट समर्थन पर सही जोर दिया, लेकिन क्या निरस्त्रीकरण योजना की व्यावहारिकता को हम सिरे से खारिज कर सकते हैं? लेबनानी सरकार की मंजूरी, भले ही हिजबुल्लाह उसका विरोध कर रहा है, एक महत्वपूर्ण सांकेतिक और राजनीतिक कदम है। इसे अमेरिका, फ्रांस, सऊदी अरब जैसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय खिलाड़ियों का समर्थन हासिल है। इजरायल का सैन्य दबाव कोई कोरी धमकी नहीं, बल्कि एक जमीनी हकीकत है। राष्ट्रपति आउन की सरकार को भी एक हद तक वैधता प्राप्त है। यह सब मिलकर एक ऐसा दबाव बना रहे हैं जैसा शायद पहले कभी नहीं देखा गया हो। क्या यह दबाव हिजबुल्लाह को कह सकते हैं झुकने पर मजबूर करने के लिए काफी नहीं हो सकता? मैं मानता हूं कि दबाव अभूतपूर्व है, बिल्कुल, लेकिन व्यावहारिकता का सवाल अपनी जगह कायम है। हिजबुल्लाह साफ तौर पर इस योजना को खारिज कर चुका है। आप उस विशाल शस्त्रागार को कैसे निष्क्रिय करेंगे जो शायद पूरे देश में गुप्त ठिकानों में फैला हुआ है? उन हजारों लड़ाकों को कैसे निरस्त्र करेंगे जिनके पास हथियार बनाने का हुनर है? ये प्रक्रिया बहुत अराजक, यहां तक कि हिंसक भी हो सकती है। और क्या लेबनानी सेना, जिसे अमेरिका और फ्रांस मजबूत करने की बात कर रहे हैं, वाकई उस सुरक्षा शून्य को भरने में सक्षम है जो हिजबुल्लाह के पीछे हटने से पैदा होगा? लेबनान अपना इतिहास आंतरिक संघर्षों और कमजोर केंद्रीय सत्ता का रहा है। मुझे शक है कि ये योजना जमीन पर उतनी आसानी से लागू हो पाएगी जितनी कागजों पर दिखती है। ये एक महत्वपूर्ण अंग को शरीर से निकालने जैसा प्रयास है, जिससे पूरे सिस्टम के ध्वस्त होने का खतरा है। आपके संदेहों में वजन है, खासकर लेबनान की आंतरिक जटिलताओं को देखते हुए। लेकिन फिर ईरान की प्रतिक्रिया और क्षमता पर भी तो सोचना होगा। जैसा कि ORF विश्लेषण में भी इशारा किया गया है, ईरान खुद क्षमता में कमी और अन्य आर्थिक राजनीतिक चुनौतियों से जूझ रहा है। सीरिया के जरिए सप्लाई लाइनों का बाधित होना एक बड़ा झटका है।
क्या ईरान वाकई हिजबुल्लाह को पहले की तरह भारी मात्रा में हथियार और पैसा मुहैया कराने की स्थिति में है, खासकर जब उस पर खुद चौतरफा दबाव हो? लालीजानी की यात्रा प्रतिबद्धता दिखा सकती है, पर क्या वो ज़मीनी हकीकत और क्षमता की कमी को बदल सकती है? ये एक बड़ा सवाल है। आप ईरान की चुनौतियों की ओर सही इशारा कर रहे हैं, लेकिन हमें ईरान के लिए हिजबुल्लाह के रणनीतिक वजन को कम नहीं आंकना चाहिए। ये सिर्फ एक प्रॉक्सी नहीं है, ये ईरान के क्षेत्रीय प्रभाव और इजराइल को रोकने की उसकी फॉरवर्ड डिफेंस नीति का एक केंद्रीय स्तंभ है। लारेजानी की यात्रा और उनकी भूमिका, जो प्रभावी रूप से सुलेमानी की जगह ले रही है, यही दिखाती है कि ईरान इसे अपनी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में रखता है। सुलेमानी का प्रॉक्सी नेटवर्क पर आधारित मॉडल लचीला साबित हुआ है। ईरान शायद इसे बचाने के लिए नए रास्ते और तरीके खोजेगा, सप्लाई के नए रूट तलाशेगा या हिजबुल्लाह के आत्मनिर्भरता को और बढ़ाएगा। ये उसके लिए एक तरह से अस्तित्व का सवाल हो सकता है, खासकर जब उसे लगे कि क्षेत्र में उसके प्रभाव को सीमित करने की संगठित कोशिश हो रही है। वे शायद अपनी पूरी ताकत न झोंक पाएं, लेकिन वे इतनी आसानी से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन इस योजना की सफलता केवल बाहरी दबाव या ईरान की क्षमता पर ही नहीं, बल्कि हिजबुल्लाह की अपनी आंतरिक मजबूती पर भी निर्भर करती है, खासकर नसरुल्लाह के जाने के बाद। नसरुल्लाह निर्विवाद रूप से एक करिश्माई नेता थे, जिन्होंने दशकों तक समूह को एकजुट रखा। नईम कासिम, जैसा कि स्रोत में कहा गया है और आम राय भी है, उतने प्रभावी नहीं लगते। क्या नेतृत्व का यह बदलाव समूह को अंदर से कमजोर नहीं करता? और फिर अक्टूबर 2023 में हमास के बार बार बुलाने के बावजूद संघर्ष में पूरी तरह कूदने में हिजबुल्लाह की जो हिचकिचाहट थी, क्या ये एक तरह की कमजोरी या कम से कम बदली हुई रणनीतिक सोच का संकेत नहीं देती? खुद नसरुल्लाह ने पहले कहा था कि प्रतिरोध के अक्ष को अभी और समय चाहिए। नसरुल्लाह का जाना निश्चित रूप से एक झटका है, पर हिजबुल्लाह महज एक व्यक्ति पर निर्भर संगठन नहीं है। इसके गहरे संस्थागत ढांचे हैं और ईरान के साथ दशकों पुराने मजबूत संबंध हैं। जहां तक अक्टूबर 2023 की हिचकिचाहट का सवाल है, मैं इसे कमजोरी के बजाय शायद राजनीतिक यथार्थवाद और सोची समझी रणनीति के तौर पर देखता हूं। हिजबुल्लाह ने हमेशा अपनी ताकत और कमजोरियों को समझने में एक सूक्ष्म नजरिया दिखाया है, जैसा कि नसरुल्लाह के उस बयान "हमें अभी समय चाहिए, हम धीरे धीरे जीत रहे हैं" से भी झलकता है। यही चीज उसे हमास या हूतियों से ज्यादा खतरनाक और अप्रत्याशित बनाती है। उसने पहले भी लचीलापन दिखाया है, जैसे लेबनान के समुद्री सीमा विवाद पर इजराइल के साथ अप्रत्यक्ष बातचीत में। उसकी राजनीतिक पैठ और शिया आबादी में गहरी जड़ें उसे आंतरिक ताकत देती हैं, और जैसा मैंने पहले कहा, हथियार बनाने की स्वदेशी क्षमता बाहरी मदद पर उसकी निर्भरता को कुछ हद तक कम करती है। इसलिए मैं इसे सिर्फ कमजोर पड़ने के तौर पर नहीं देखता, बल्कि एक ऐसे संगठन के तौर पर देखता हूं जो बदलती परिस्थितियों के हिसाब से ढलने और प्रतिक्रिया देने में सक्षम है, भले ही उसे कुछ कीमत चुकानी पड़े। ये सब एक बड़े क्षेत्रीय शतरंज के खेल का हिस्सा है ना? और यहीं पर क्षेत्रीय भूराजनीति का व्यापक संदर्भ आता है। क्या ये अमेरिका और सऊदी अरब जैसी सुन्नी ताकतों के लिए ईरान के शिया प्रभाव, खासकर उसके प्रतिरोध के अक्ष को कमजोर करने का एक सुनहरा मौका नहीं है? सऊदी मीडिया का हिजबुल्लाह पर लगातार हमला इस अंदरूनी शिया सुन्नी प्रतिद्वंद्विता को साफ दिखाता है। ये बाहरी दबाव हिजबुल्लाह और ईरान दोनों के लिए हालात को और मुश्किल बनाता है। बिल्कुल, लेबनान लंबे समय से एक क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के बीच कशमकश का मैदान रहा है। अमेरिका और सऊदी अरब निश्चित रूप से इसे एक अवसर की तरह देख रहे हैं, लेकिन ये भी सच है कि ईरान इतनी आसानी से पीछे हटने वाला नहीं है। लेबनान इराक के साथ उसके क्षेत्रीय प्रभाव के लिए बहुत अहम है। इजराइल के साथ हालिया संघर्षों में हुए नुकसान के बाद ईरान शायद अपने प्रभाव को फिर से बनाने और मजबूत करने की कोशिश करेगा। ये सिर्फ हिजबुल्लाह को बचाने की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये व्यापक क्षेत्रीय शक्ति संतुलन की लड़ाई है, और ईरान इसमें अपनी जमीन छोड़ने को तैयार नहीं होगा। वो शायद नए गठजोड़ तलाशे या अपनी रणनीति बदले, पर मैदान छोड़ेगा नहीं, ऐसा मेरा मानना है। तो संक्षेप में कहूं, मेरा मानना है कि यद्यपि हिजबुल्लाह और ईरान के रिश्ते गहरे और ऐतिहासिक हैं, हाल की सैन्य कार्रवाइयां, दक्षिण लेबनान में बफर जोन का बनना, लेबनान सरकार का बदला हुआ रवैया, नसरल्लाह की मौत
और अभूतपूर्व अंतर्राष्ट्रीय दबाव का संगम, ये सब मिलकर एक ऐसी स्थिति पैदा कर रहा है जहां हिजबुल्लाह का कमजोर होना और इसके परिणाम स्वरूप ईरान के क्षेत्रीय प्रभाव में कमी आना पहले से कहीं ज्यादा मुमकिन लग रहा है। ये निरस्त्रीकरण की राह यकीनन मुश्किल और पेचीदा होगी, पर हालात अब पहले जैसे नहीं हैं और बदलाव की वास्तविक संभावना मौजूद है। ये ईरान के फॉरवर्ड डिफेंस सिद्धांत के लिए एक अस्तित्व की परीक्षा जैसा है। और मेरा निष्कर्ष ये है कि हिजबुल्लाह की महत्वपूर्ण सैन्य क्षमता, जिसमें न केवल मिसाइलें और ड्रोन शामिल हैं, बल्कि उन्हें बनाने की विशेषज्ञता भी है। लेबनान की राजनीति और समाज में उसकी गहरी ऑर्गेनिक जड़ें और ईरान का अटूट रणनीतिक समर्थन ये सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी सार्थक निरस्त्रीकरण अत्यंत कठिन, अगर नामुमकिन नहीं तो होगा। बाहरी दबाव और आंतरिक चुनौतियों के बावजूद ईरान अपने प्रतिरोध के अक्ष के इस महत्वपूर्ण स्तंभ को बचाने के लिए अनुकूलन करेगा और नए तरीके खोजेगा। हिजबुल्लाह को पूरी तरह से उखाड़ फेंकना निकट भविष्य में संभव नहीं लगता। यह उस शरीर से एक जरूरी अंग निकालने जैसा है जिससे पूरा शरीर ही खतरे में पड़ सकता है। ये साफ है कि हिजबुल्लाह और लेबनान एक बेहद नाजुक और अनिश्चित मोड़ पर खड़े हैं। निरस्त्रीकरण की कोशिशों का नतीजा और इस पर ईरान की प्रतिक्रिया न केवल लेबनान बल्कि पूरे पश्चिम एशिया के भविष्य को आने वाले सालों में महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करेगी। बिल्कुल, और इस जैसे जटिल मुद्दे पर, जैसा कि हमने आज किया, अलग-अलग दृष्टिकोणों पर विचार करना ही इसकी बहुस्तरीय प्रकृति को समझने के लिए जरूरी है। ओआरएफ का विश्लेषण और इस विषय पर उपलब्ध अन्य स्रोत सामग्री निश्चित रूप से और भी गहरे विचार विमर्श के लिए कई बिंदु प्रदान करते हैं। यूपीएससी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों और समसामयिक मामलों में गहरी रुचि रखने वाले सभी दर्शकों के लिए इस तरह के विश्लेषण महत्वपूर्ण हो सकते हैं। यदि आप ऐसी ही और चर्चाएं देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर आपके कोई प्रश्न हैं या आप किसी खास विषय पर विचार विमर्श चाहते हैं तो नीचे टिप्पणी में हमें ज़रूर बताएं।